अगर उस देश के 19 लाख ईवीएम मिसिंग हो, जिसका आज तक कोई पता न लगा पाया हो कि 19 लाख ईवीएम चली कहां गई इस देश में। जब देश में दो ही संस्थानों के अंदर ईवीएम बनती है तो उसमें जो निदेशक और निदेशक मंडल है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कैसे हो सकते बात का, क्योंकि देश की डेमोक्रेसी जो मशीन पर निर्भर है और उसकी 19 लाख जो ईवीएम हो अगर मिसिंग हो या किसी होटल में पाई जा रही हो या किसी विधायक की गाड़ी में पाई जा रही हो, तो फिर उसके आधार पर हम लोकतंत्र का मूल्य कैसे स्थापित। दिल्ली में चल रहे ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन एक लंबे समय से मांग उठ रही है कि ईवीएम को बैन किया जाए। देश में जो चुनाव होता है वो ईवीएम से न करा के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि ईवीएम को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी होता है कि ईवीएम में धांधली होती है, ईवीएम से जो वोटों की गिनती होती है वो सही मायनों में सही नहीं होती है। बहुत सारे सवाल हैं। उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए गोरखपुर आए हैं। लोकसभा का चुनावी यात्रा चल रहा है। उस गोरखपुर में मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, समझेंगे। पेशे से एडवोकेट हैं, इनसे भी समझेंगे कि ईवीएम को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, जो सवाल खड़े होते हैं, उस पर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, ये क्या सोचते हैं, क्योंकि इनके पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार ये भी मांग करते हैं कि ईवीएम अगर सही नहीं है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ईवीएम इतना सवाल क्यों? इतना छोटा सा मशीन है, टाइमली काम कर देती है, समय बचाती है, पेपर बचता है, जल्दी रिजल्ट आ जाता है, नतीजे आते हैं, जनता का विकास होता है, लेकिन ईवीएम को हमेशा तब जगह सवाल के घेरे में रहता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ईवीएम जो है वो एक मशीन है। एक मशीन के ऊपर हम पूरे लोकतंत्र को बेस करा रहे हैं। लोकतंत्र विश्वास से चलता है। अगर इस देश के 21 दलों को, जिनमें से ज्यादातर नेशनल और ऐसे दल हैं जो जिनकी की प्रदेशों में सरकार है, अगर उनको उस पर विश्वास नहीं है तो फिर हम समझते हैं सिर्फ इतना ही पर्याप्त है कारण बैलेट की ओर लौट जाने के लिए। और दूसरा कारण ये है कि जिसने ईवीएम का इजाद किया वो स्वयं अपने यहाँ लोकतंत्र में ईवीएम मशीन नहीं लगाता, उनके यहाँ बैलेट से ही होता है। जापान में बिल्कुल वही नहीं, बड़े बड़े जगहों पर कई विकसित राष्ट्र हैं जो बिल्कुल इस पर भरोसा नहीं करते। तीसरी चीज मैं कहता हूं, आज ईवीएम सही है, लेकिन जिस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ही इसका विरोध करती थी। आपको याद होगा कि जीवीएल नरसिम्हा राव, जो इन समय इनके राज्यसभा के सांसद हैं, इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बकायदा एक ईवीएम की हैकिंग पे किताब लिखी थी और जिसका विमोचन हमारे उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने किया था। तो क्या हम उनकी बातों को भुला दें? क्या उस समय ईवीएम हैक की जा सकती थी और हम नहीं की जा सकती? ईवीएम तो हैक घोसी में भी हो सकती थी। घोसी आप जीत गए, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत जाती है, दिल्ली आम आदमी पार्टी जीत जाती विधानसभा, तब ईवीएम सही होता है। ऐसे थोड़ी चलेगा कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। एक चोर है जिसको चोरी करनी है, वो घर आप डिसाइड करेंगे या चोर डिसाइड करेगा? और उसको शाह भी बनना है। तो अगर हम पूरे देश में 2-3 प्रांत हार भी जाएं और पूरा देश जीत लें तो उसमें क्या नुकसान है? मैं एक बात पूछता हूं, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई, क्या हुआ उसका? मैं एक बात पूछ रहा हूं, जिस देश का भाग्य विधाता ईवीएम है, अगर उस देश के 19 लाख ईवीएम मिसिंग हो, जिसका आज तक कोई पता न लगा पाया हो कि 19 लाख ईवीएम चली कहां गई इस देश में। इतनी बड़ी सरकार, 0% टॉलरेंस, आज तक एक एफआईआर दर्ज करके वो खोज नहीं पाई ईवीएम, और हाई कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है क्योंकि सरकार भाग जाती है जवाब देने से पहले। और मैं तीसरी बात पूछता हूं, जब देश में दो ही संस्थानों के अंदर ईवीएम बनती है
तो उसमें जो निदेशक और निदेशक मंडल है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कैसे हो सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं ईवीएम पे उठा रहा हूं। तो देखिए, आपको याद दिला दूं कि 21 दलों ने मिल करके राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था, बाकायदा आंदोलन छेड़ा था, लेकिन किसी के भी कान में जू नहीं रेंगा। आज क्या है कि लोग कहने के लिए कह देते हैं कि भाई आप क्यों नहीं वॉक ओवर कर देते हैं, आप छोड़ दीजिए, इलेक्शन मत लड़िए। आप इलेक्शन लड़ेंगे भी, तोहमत भी जड़ेंगे। तो हुजूर, वॉक ओवर दे देने से लोकतंत्र नहीं बचता है। अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा? तानाशाह पूरी बुलंदगी के साथ आ जाएगा। आज कम से कम हम किसी भी तरह से तो आवाज उठाने के काबिल हैं। आज वकीलों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, और वकील इस देश के प्रज्ञावान व्यक्ति रहे हैं। मैं सौभाग्य से, मैं भी पेशे से वकील हूं, और इस मसले पे हमारी भी एसोसिएशन, यहाँ पर सिविल कोर्ट गोरखपुर की एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन, कमिश्नरी, तहसील, सब मिल करके ईवीएम के खिलाफ मार्च पास किए। क्या किसी मीडिया ने कवरेज किया? क्या किसी ने दिखाया कि इतने ईवीएम पे आंदोलन चल रहे हैं? तो आपका कहना यह है कि इस देश का विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि विपक्ष की लड़ाई अब देश के वकील लड़ेंगे? इस देश के विपक्ष ने ना जाने कितनी बार ईवीएम पे बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। हम लोगों ने तो महीनों महीनों किए हैं, लेकिन हमें कवरेज नहीं मिलता कि जनता तक ये बात पहुंच सके। आप जितने दूर लेकर के आंदोलन जाते हैं, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप तो किसानों पे भी अगर आप आंदोलन करने के लिए निकलते हैं तो आपको जो है वो कैद कर लिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है, आप पे बीसीओ केस कर दिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी उसका उदाहरण रही है। आपने देखा होगा हमारे 50 कार्यकर्ताओं पे जो है वो किसान आंदोलन में लोग जेल गए और हाई कोर्ट से बेल हुई। अखिलेश जी आखिरी बार जन आंदोलन के लिए, जनता के मुद्दों के लिए आखिरी बार सड़क पर कब उतरे थे, याद है आपको? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर हर समय में आंदोलन वो स्वयं करने लगेंगे, फिर उनकी पार्टी में हम लोगों का क्या काम है? हम लोग सदैव वहां से नीतियां बनती, उनका क्रियान्वयन करते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको इन्हीं मुद्दों पर घेरती है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो अभी यहाँ पर हैं, केशव प्रसाद मौर्य लगातार इसी मुद्दों पर घेरते हैं। आज तो दानिश आजाद अंसारी वो भी कह चुका है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई दिशा नहीं है, वो दिशा विहीन पार्टी हो गई है। देखिए, आप उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो स्वयं अपना चुनाव नहीं बचा सके। आज वो मंत्री बने बैठे हैं, या क्या लोकतंत्र पे मूंग दलने के समान नहीं है? जो व्यक्ति चुनाव हार गया हमारी पल्लवी पटेल से, वो व्यक्ति आज डिप्टी मुख्यमंत्री बैठे हैं और आपके लिए, जनता के लिए नीति बना रहे हैं, और उन्हें स्टूल मुख्यमंत्री जी ने स्टूल पे बैठा दिया। 4.5 साल तो उनको लग गए मुख्यमंत्री जी को उनके घर आने में। तो आप जिनकी बात करते हैं वो पीडीए का हिस्सा होते अगर, तो हम समझते हैं कि उनको कम से कम पिछड़ों की बात करनी चाहिए थी, दलितों की बात करनी चाहिए थी। तो वहां पे तो वो स्टूल पे बैठ जाते हैं, और जहां बात नहीं करनी चाहिए वहां वो पिछड़ों का ही विरोध करते हैं। जब अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धुलवाया जा रहा था तो केशव प्रसाद मौर्य जी बैठ के ताली बजा रहे थे। तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय कहां थे, और अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री के बंगले को आखिर जो है वो गंगा जल से क्यों धुलवाया गया था? ये एक बड़ा प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं वो, शूद्र हैं वो। ये तो भारतीय व्यवस्था में जो जिस हिसाब से वर्ण व्यवस्था है उस हिसाब से, क्योंकि पशुपालक जो हैं या कृषि करने वाले वो शूद्र में आते थे। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और जंघे से शूद्र, उस व्यवस्था के तहत शूद्र। लेकिन वैदिक व्यवस्था में जो ये बनी थी चीजें, वो तो एक ही घर में सभी होते थे, वो कर्म के आधार पर था। लेकिन ये विषय का, ये चर्चा का विषय है, अलग मुद्दे पर करेंगे। ईवीएम पे लड़ते हैं, तो क्या जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है ईवीएम को लेकर के, वकीलों का या तमाम और जो लोग हैं, अलग अलग संगठन के लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को उनका समर्थन है, अखिलेश जी का समर्थन है? हम लोगों ने पूरी तरीके से उनको समर्थन दिया है। दिल्ली के अंदर भी हमारी यूनिट है, केजरीवाल साहब की भी यूनिट है, वो सबका समर्थन उन्हें हासिल है, और हम लोग निश्चित तौर पर पूरे मनोयोग से उनके साथ खड़े हैं, उनका समर्थन करते हैं, और इस देश के सुप्रीम कोर्ट से इस बात की डिमांड भी करते हैं कि वह स्वतः संज्ञान लें इस बात का, क्योंकि देश की डेमोक्रेसी जो मशीन पर निर्भर है और उसकी 19 लाख
जो ईवीएम हो अगर मिसिंग हो या किसी होटल में पाई जा रही हो या किसी विधायक की गाड़ी में पाई जा रही हो, तो फिर उसके आधार पर हम लोकतंत्र का मूल्य कैसे स्थापित करेंगे? क्या क्या गारंटी है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो धांधली नहीं होगी? मेयर का जो चुनाव हुआ चंडीगढ़ में, नमूना आपके सामने है। देखिए, मेयर के एक इलेक्शन को लेकर के आप इस बात को नहीं कह सकते वो भी कैमरे में कैद हो गया। मैं आपको ये निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि बैलेट पेपर से अगर होगी तो कम संभावना होगी। मैं ये नहीं कहता कि कोई संभावना नहीं, लेकिन आज अगर आप कहें कि कोई बैलेट बॉक्स लूट लेगा, कोई स्याही डाल देगा, वो संभव नहीं है। वो पहले संभव था। आज हमारी जो आर्म फोर्सेस जिस तरीके से नियोजित की जाती हैं, जिस तरीके से 3 चक्र के अंदर जो है वो मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, वहां अब ये सब पॉसिबल नहीं रह गया है। कहीं बैलेट पेपर की मांग समाजवादी पार्टी इसलिए तो नहीं करती कि अभी 2022 के चुनाव में बैलेट पेपर की अगर वोटों की देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को 300-350 सीटें मिल रही थी। ये 351 सीटें मिल रही थी, लेकिन बात इस चीज की नहीं। बैलेट हम इसलिए चाहते हैं कि उस पर व्यक्ति अपने हाथों से लिखेगा, मशीन नहीं लिखेगी। आप बटन कोई भी दबाते हो, जब मशीन खराब होती है तो हमेशा कमल का फूल ही बन के क्यों आता है? आपने देखा होगा। कभी साइकिल बन के क्यों नहीं आती, कभी पंजा बन के क्यों नहीं आता, कभी हाथी बन के क्यों नहीं आता, क्यों कमल का फूल ही बन के आता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी चीज, एक पारदर्शिता और भी होनी चाहिए। ये पारदर्शिता होनी चाहिए कि जिस समय ईवीएम या बैलेट बॉक्स भेजे जाते हैं किसी जिले के अंदर, तो उस जिले के जिला अध्यक्षों को भी तमाम पार्टियों को पता हो, वो उनके सामने उतरें, वो उनकी भी निगरानी करें, बाकायदा उसके भी सील मोहर चेक किए जाएं और ये गिना जाए कि कितनी काउंटिंग के लिए मशीनें मत पड़ने के लिए आ रही हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी जिले में 500 मशीनों की आवश्यकता है और आपने 600 भेज दिया, मशीन आपकी 4-5 खराब हुई और बाकी पहले से पोल हो, आप जैसे बनारस में राजभर साहब नहीं पकड़ा था ईवीएम बदलते हुए, आपको याद होगा, बड़ा हंगामा हुआ था। और आज ठीक है राजभर साहब उनके साथ चले गए हैं, लेकिन वो तो बैलेट बॉक्स लूटा जा रहा था। आपके सामने ही था कि किस तरीके से ईवीएम की मशीन बदली जा रही थी। और जहां नहीं बदली गई वहां उत्तर प्रदेश में काजल निषाद के जैसा हाल हुआ। यहां नहीं बदल पाए तो मत जो 4,67,868 पड़ा था वो 5,08,000 में बदल गया। कैसे बदल गया? आप मुझे बताइए। छत्तीसगढ़ के अंदर कोई मानने के लिए नहीं तैयार था कि वहां पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बदल रहा है, लेकिन वहां तो अजब और गजब कहानी हो गई। जब आपने चुनाव आयोग ने अंतिम समय पे घोषणा की कि यहां पर 68% मत पड़े हैं, तो वो अगले दिन 76% कैसे हो गए और उसके अगले दिन 76.8% कैसे हो गए? ये मत अचानक बढ़ कैसे रहे थे? क्या चुनाव आयोग बच्चा था या क्या चुनाव आयोग के साथ काम करने वाले लोग बच्चे थे जिन्हें काउंटिंग नहीं मालूम थी कि कब वो 68% होगा और कब वो 76 और 76.8% होगा? आप ये मान रहे हैं कि अगर भाजपा को हराना है तो एक ही रास्ता है कि ईवीएम बैन हो जाए? मैं निश्चित तौर पे ये इसलिए कह सकता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन 10%, 15% के मतों से जीत रहा होगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी अपनी मशीन से हरा देगी। डर है 100%, ये सत्य है, हरा देगी। लेकिन जहां आप 25-30% के मतों से जीत रहे होंगे वहां वो नहीं हरा पाएगी। मत का अंतर कम होना चाहिए। आपके बहुत सारे विधायक 100 वोट थे, 200, 500, 400, 1000 वोट से हारे भी 2022 चुनाव में। मैंने आपको कहा, निवेदन किया कि 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ दल थी एक तरीके से, क्योंकि हमने जो बैलेट से गिरे मत उसमें 351 सीटों पर हमने बढ़त बनाई थी और बाकी हम कुल मिलाकर के 5.5 लाख मतों से ही हारे हैं। सत्ता कोई है 5.5 लाख मतों से मात्र, जो कि 2 विधानसभा में पूरे हो जाते हैं। यानी कि 210 सीटें ऐसी थीं जहां हम केवल 200 से 1000 वोटों के बीच में हारे हैं। तो ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहां नेक टू नेक फाइट है। आखिरी सवाल होगा, इस देश की जनता को ईवीएम पे क्या कहेंगे आखिरी शब्द कम से कम? मैं जनता से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से करना चाहता हूं कि इस देश को मशीन के हवाले मत करो।
क्योंकि अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो लोकतंत्र नहीं, यहाँ तानाशाही व्याप्त होगी। और वो आप संविधान के अंदर देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह रहा है कि हम लोकतंत्र की हत्या होते हुए नहीं देख सकते। अगर इलेक्शन कमीशन में यस मैन की नियुक्ति होगी, अगर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक न्यायमूर्ति होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, एक नेता प्रतिपक्ष होगा, और फिर कोई सरकार उनकी बात को हटाने के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर के को बना दे और स्वयं बन जाए, नेता प्रतिपक्ष बनाए, मुख्य न्यायमूर्ति ही हटा दिए जाए एक अध्यादेश, और फिर आगे चल के उसको कानून बना के, तो आप मुझे बताइए ये लोकतंत्र की हत्या करने के लिए ये किया गया है कि नहीं किया गया? संविधान ये कानून लाया गया कि नहीं लाया गया? आखिर मुख्य न्यायमूर्ति को इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक हिस्सा मानने से मोदी जी ने क्यों इनकार किया? प्रश्न ये बड़ा है। लोकतंत्र बचाइए, संविधान बचाइए, वरना इस देश को आस्था के नाम पे भारतीय जनता पार्टी डुबा देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ईवीएम को लेकर के इस देश में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी जब सत्ता से बाहर थी 2014 के पहले, तो ईवीएम को लेकर के वो भी आंदोलन करती थी, सड़कों पर उतरती थी, मांग करती थी कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। सत्ता में आई, सत्ता में रहते हुए ईवीएम का समर्थन करने लगी। उसके बाद विपक्षी दलों ने मांग की कि ईवीएम बैन होना चाहिए। लगातार वो मांग जारी है। अब दिल्ली के वकील, आसपास के संगठन, लोग मिलकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं कि ईवीएम बैन हो। 21 विपक्षी दलों ने कई बार राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस देश की जनता को तय करना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इस देश में ईवीएम से चुनाव होना चाहिए? क्या लोकतांत्रिक परिवर्तन या लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये ईवीएम सही है या गलत है, या बैलेट पेपर सही है या गलत है? दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। चुनाव में भी समय है। क्या विपक्षी दल ईवीएम से चुनाव न कराने के लिए सरकार को बाध्य कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। अगली वीडियो आपसे मुलाकात होगी। बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।